ओके, अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 8, अल्लाह का शुक्र है आखिरी लैब है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल नंबर 8 में क्या है? प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो, अगर हम इसको सही से पढ़ने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकल नंबर 7 है आधा। सही है। क्लीन एंड मेक द डेटा यूजेबल, वही जो प्रैक्टिकल नंबर 7, अगर आपने नहीं देखा है तो वो चेक कर लिएगा। मैंने उसको बता दिया कि डेटा क्या था, कैसे यूजेबल बनाया, नहीं बनाया, क्या करना चाहिए। सही है, पहला पार्ट डन। आफ्टर फाइंड इफ डेटा स्टेशनरी और नॉट, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फाइंड डेटा स्टेशनरी यूजिंग ग्राफिकल मेथड, वो भी मैं प्रैक्टिकल 7 में बता चुका हूँ। एक ओवरऑल व्यू मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। सही है। अब यहाँ से शुरू हो रही है पार्ट नंबर 4, जो मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, अप्लाई आर1 अरीमा जो बहुत बड़ी मुसीबत थी इसको बनाना। सही है। कहाँ है ये? फिर कोई प्रैक्टिकल नंबर 7 का काम था, आपको इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आर्मा और अरीमा मॉडल बनाना है। आर्मा और अरीमा। अब आर्मा मैं चले आपको पहले समझाता हूँ। आर्मा और अरीमा का ना मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ पहले कि होता क्या है। आर्मा और अरीना ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल और ऑटो रिग्रेसिव इंड्यूस मूविंग एवरेज मॉडल जो होता है, आर्मा मॉडल जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि डेटा स्टेशनरी हो जब भी अप्लाई होता है, और अरीमा मॉडल जब होता है जब डेटा स्टेशनरी ना हो, जब अप्लाई होता है। सही है। लेकिन इस जो बात मैंने आपको बोला है, ये बात मैंने आपको सही बोली भी है, लेकिन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग भी है। क्यों कॉन्ट्राडिक्टिंग है मैं आपको बताता हूँ करते हुए। अच्छा, आर्मा मॉडल कैसे होता है भाई? हमारे पास पी के आर और युआन का ही डेटा है, इस पर हम आर्मा मॉडल अप्लाई कर देते हैं। सही है। एस्टिमेट इक्वेशन पे गए, युआन सी कर दिया। सही है, युआन सी। किस तरीके से बताऊं? चले पहले अरीमा कर लेते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। युआन सी ए आर वन, बल्कि इसको भी आप छोड़ें, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ कि दो मेथड है आर्मा और अरीमा मॉडल मॉडल को एस्टिमेट करने के। सही है। अच्छा, लेग्स जो है ना, हमें जो वो होगा ऑर्डर जो चाहिए, ए आर का ऑर्डर और एम ए का ऑर्डर, वो निकालना बहुत बड़ी मुसीबत है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसकी बेसिकली हमें जो सही तरीके से जो ऑगमेंटेशन है ना, वो हमें पता ही नहीं है। अब किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। सही है। आप पी के आर का डेटा है, जैसे आप उसको खोलेंगे आपके पास पी के आर का डेटा आ गया। सुबहान अल्लाह, ऊपर इतना आया कि वो खुल ही नहीं रहा। सही है, व्यू पे गए, कोरेलोग्राम पे गए, लेवल नोड लेवल लेग्स टू इंक्लूड 36। सही है। ये जो चक्कर है, अब कोरेलोग्राम इस्तेमाल क्यों होता है, जो मैंने आपको ये करके दिखाया ये है क्या? ये जो है बेसिकली आपको ऑर्डर्स निकालने का तरीका बताता है, ए आर के लिए और एम ए के लिए। ए सी जो है, जितना मुझे याद है, एम ए के लिए होता है। पी एस सी जो है वो ए आर के लिए होता है। अब कब तक डेटा हम लेते हैं? आप चेक करते हैं ए सी की वैल्यू और पी एस सी की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी अनसिग्निफिकेंट से यानी 0.05 से बड़ी चल रही है, और समझे अचानक से यहाँ पर ये फोर्थ पे आके ना ये सिग्निफिकेंट हो गई है, तो हम बोल देंगे कि शुरुआत के जो 3 है ना वो सिग्निफिकेंट है। सही है। और जहाँ पर ये ए सी जैसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से कट ऑफ हो गया, समझे 0.996 चल रहा था, अचानक से 0.01 हो गया,
यानी अचानक सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ तो हम बोलेंगे एसी की शुरुआत के 3 पॉइंट है, और पीएसी के लिए भी ऐसे ही है कि अचानक से कट ऑफ हो गया। जैसे पीएसी देख रहे हैं हम 0.999 चल रहा है, अचानक से 0.017 हो गया, हम कह सकते हैं कि पीएसी 1 ऑर्डर सही है। अब इधर मसला क्या है, मैंने जो आपको तीनों बताई है ना उसमें से सिर्फ एक काम कर रहा है कि पीएसी अचानक से कट ऑफ हो रहा है, बाकी ये तो बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं हो रहा, और ये भी डेटा बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं हो रहा है, सारे ही सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, अनसिग्निफिकेंट कोई था ही नहीं। मसला क्या है, मसला ये है कि पीएसी और एसी अप्लाई करने से पहले जो होता है वो डेटा को आपको एक मखसूस शक्ल में डालना पड़ता है, आपको मखसूस एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ती है, वो जब जाके अप्लाई होता है। सही है। अब समझें, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनरेट सीरीज लॉग। सही है। मेरे पास y जो है वो पी के आर है, लॉग ऑफ पी के आर। सुबहान अल्लाह, वो जो वहाँ लिख दिया वो पूरा। सही है, आ गया आपके पास। सही है, लॉग ऑफ पी के आर युआन, सॉरी। डन। अब पी के आर वाई था ना, हाँ हाँ वाई पी के आर। सही है, अब मैं इसको खोलूँ और मैं इसको कोरेलोग्राम लगाता हूँ। हाँ भाई, नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। मुझे ज़्यादा फ़र्क अभी भी नहीं आया। अभी आप गौर करें तो उसमें अभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। आई थिंक आप अगर इसका लगा के देखते हैं जनरेट सीरीज, कोई बात नहीं, युआन का देखते हैं, युआन का क्या दिखा रहा है हमें। नीचे तो नहीं है। व्यू पे गए, कोरेलोग्राम पे गए, नो डिफरेंस पे गए, एक्स पे गए, व्यू पे गए, कोरेलोग्राम पे गए, नो डिफरेंस पे गए। अच्छा, डिफरेंस क्यों नहीं दिखा रहा, आप समझ में आया डिफरेंस दिखा क्यों नहीं रहा ये एक्चुअली। ये हमें डिफरेंस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने डिफरेंस तो करा ही नहीं डेटा को। सही है, ये भी चीज़ आप चेक कर लें, ये भी आपके हिसाब से गलती हो सकती है जब आप बीच में कर रहे हो डिफरेंस। डिफरेंस तो करा ही नहीं डेटा को मैंने। सही है, जनरेट सीरीज पे जाएंगे। क्या नहीं करा मैं आपको बताता हूँ। एक्स को पी के आर ले लेते हैं, डायरेक्ट डी लॉग लेना होता है। सही, डिफरेंस ऑफ पी के आर। और क्विक पे जाएं, जनरेट सीरीज पे जाएं, y इज इक्वल्स टू डी लॉग ऑफ युआन। बड़ी जो गरीब बात है, उसने बोला क्यों नहीं कि चेंज है। सही है, अब हम इनका बनाते हैं। ये हमने बनाया। अब आप इसका y चेक करें और अब आप इसका x चेक करें, क्या डेटा में चेंज आई नहीं आई। ये होता है डिफरेंस इनके बाद। डेटा को स्टेशनरी जब बनाना होता है ना, टाइम सीरीज पे आर्मा, समझा कर हम मॉडल लगा रहे हैं तो डेटा का स्टेशनरी होना ज़रूरी है, तो उसमें हम आर्मा ये अप्लाई कर रहे हैं। ये जो होते हैं ये असल तरीका होता है। अब आप देख रहे हैं ये डेटा, अब हम कह सकते हैं कि भाई 0.055 अचानक से 0.11 चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा पर थोड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट है 0.0, अनसिग्निफिकेंट है बल्कि, यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो गया। अब आप कह सकते हैं कि आप 1 तक ले लें, लेकिन हम एसी और पीएसी की वैल्यू से कह सकते हैं हम 2 तक ले सकते हैं। ये है एक तरीके से चेक करने का तरीका कोरेलोग्राम से। वाई में क्या है, वाई में वाई में आप एक चीज़ चेक कर रहे हैं, 0.04, 0.028, 0.051, फिर से रिपीटिंग वैल्यू है। मतलब ये कि डेटा हमने अभी भी सही से ट्रांसफॉर्म नहीं करा है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन आई थिंक जो हम एक और तरीका ये कर सकते हैं, जो हमारे कोर्स की, जो बिल्कुल सही तरीका तो नहीं है लेकिन हमारे कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए सही रहेगा, वो ये है कि आप आर्मा और रीमा मॉडल
जो हमारे पास कोर्स है 682 का, जिसमें हम एक बार 1 1 1 2 2 1 और 2 2 करके रखते हैं। इस तरीके से 4 मॉडल्स बनाएं और फिर उन 4 मॉडल्स के हम लोग एआईसी को कंपेयर कर लेंगे और बोल देंगे कि कौन सा बेहतरीन है मॉडल। सही है, क्योंकि हमें ये ही बोला गया ना सवाल में। अगर हम गौर करें, अप्लाई आर्मा नरीमा मॉडल चेक विच इज सूटेबल। सूटेबिलिटी चेक करने के लिए तो मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने कोरेलोग्राम अगर आप देखें तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोरेलोग्राम ये जो मैंने काम करा है आप इसे इग्नोर मारें। अब मैंने लेकिन फिर आपको बताया क्यों, जब ये हमें इग्नोर ही मारना था। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एक्चुअल जो करने का तरीका होता है वो ये होता है, लेकिन चूंकि डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हमें सही नहीं पता इस डेटा के मुताबिक, तो हम लोग चांस नहीं उठाएंगे। हमें जो सेकेंडरी वे पता है ना वो करेंगे। समझो कि ये जो तरीका है ना, अगर मैं आपको एक मल्टीकोलिनैरिटी के सेंस में समझाऊं, तो ये जो तरीका है ना ये है VIF, जो असल तरीका है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। सही है। और जो मैं आपको एक एक करके 4 मॉडल बना के कह रहा हूँ ना, 1 1 बना लो, फिर 1 2 बना लो, फिर 2 1 बना लो, फिर 2 2 करके बना लो, वो जो तरीका है वो है मल्टीकोलिनैरिटी। समझो हम चेक कर रहे हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स से, बता दोनों रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो टेस्ट है वो VIF का है एज़ कम्पेयर टू कोरिलेशन मैट्रिक्स। इसी तरीके से आर्मा रीमा के ऑर्डर निकालने का सही जो तरीका है वो ये है, लेकिन हम उस तरीके से भी बना सकते हैं और फिर चारों के AIC को चेक कर लेंगे। बहरहाल ये थी बात समझाने की। अब आर्मा पे आते हैं। आर्मा जैसे मैंने कहा था कि होता है, वाई है युआन का, होता है स्टेशनरी डेटा पे काम। तो हम AR1 सही है, फिर MA1 सही है, और धड़ सही है। LS मॉडल इस्तेमाल कर देंगे, आर्क मॉडल हमें इस्तेमाल नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन हमें बोला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सही है, तो हमने ये कर दिया। सही है। अब इसका आप AIC चेक कर लिएगा। अब इसी तरीके से सिर्फ एक और बार आपको करके बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है फिर समझाने के चक्कर में। YC AR2, अब मैंने कहा था AR1 और 2, तो 1 और MA2 सही है। इक्वेशन डिलीट नहीं करो, उसे इक्वेशन 1 बना दो। ये बन गया AR1 MA2 माइनस 9.276। ये तकरीबन तकरीबन एक ही चीज़ आ रही है। अच्छा पॉइंट ज़ीरो पॉइंट, अच्छा 10th डेसिमल पे जाके डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2765 आ रहा है, यहाँ पे 2761 आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कितना छोटा डिफरेंस है। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा छोटी वैल्यू है, अभी तक में इन दोनों में बेहतर है। इसी तरीके से आप एस्टिमेट करेंगे इक्वेशन, जैसे मैंने बताया आर्मा 1 1 बनाया, फिर आर्मा 1 2 बनाया, इसी तरह से आप 2 1 बना देगा, फिर 2 2 बना देगा, चारों को ले लिएगा, चारों की आप AIC का कंक्लूजन बना दिएगा और बोल दिएगा AIC जिसका सबसे ज़्यादा छोटा है बोल दिएगा ये सबसे बेहतरीन है। दड़ा बन गया। आर्मा कौन सा बेहतर है। सही है। अरीमा क्या होता है। अरीमा जो काम होता है वो होता है नॉन स्टेशनरी डेटा पे, लेकिन उसकी भी खासियत है जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग आपको लगेगा। युआन C AR1 MA D1। अभी D1 क्या है, D1 क्या है, D1 जो है वो डिफरेंस है। अच्छा अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टिंग बात की अगर आपको अभी तक समझ में ना आई हो, वो ये है कि डेटा जो है ये स्टेशनरी बनाने के लिए हमने आर्मा में पुट करने के लिए, क्योंकि उस मॉडल में रिक्वायरमेंट है कि वो स्टेशनरी हो, उसके लिए हम लोगों ने डेटा को पहले से स्टेशनरी बनाया था D-log अप्लाई करके, जो पहले से एक वैल्यू को उसकी पिछली वैल्यू से माइनस करके दिखा देता है स्टेशनरी बनाने के लिए, और फिर उस वैल्यू का लॉग ले लेता है और कुछ नहीं करता। सही है। D-log लेने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ D भी लिख देते ना तो काफ़ी था। बेसिकली ये कि D-log भी स्टेशनरी करता है और ये D1 भी जो है ना डेटा को स्टेशनरी कर रहा है। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ कि एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों जो है ना काम एक कर रहे हैं, बस दोनों के इक्वेशंस काम करने में अलग है। आई थिंक
जितनी अभी हमें जितनी नॉलेज है मेरे पास, उसके मुताबिक इक्वेशन में फ़र्क है। आई थिंक थियोरेटिकल में जब हम इक्वेशंस बनाते हैं ना, उसमें कोई ना कोई फ़र्क आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में एटलीस्ट हमारे बिल्कुल इनिशियल लेवल की बेसिस में हमें कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पता चलना चाहिए, बस इक्वेशंस में फ़र्क होगा। सही है, ये D1 जो है वो डेटा है। सही है। अरीमा 1 लिख देता हूँ। सही है, इस तरीके से ये हमारे पास बन गया है। डिफरेंस 1, ये हमारे पास अरीमा का मॉडल बन गया है। अच्छा, ये 1 1 है ये। अब आपके शायद दिमाग में आपको नोट करा और आपको शायद थोड़ा सवाल क्रिएट हुआ हो कि भाई, अभी तो आपने कहा है कि दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, डिफरेंस है दोनों में करना पड़ रहा है, तो फिर आंसर दोनों के एक क्यों नहीं आ रहे? तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 ही है ना। फ़र्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फ़र्क ये है, आप ये जो एन ए आ रहा है ना, इसको तो एक आप इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो ये इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की यहाँ पर वैल्यू स्टेटिस्टिक्स आता है, याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर भी आ रहा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ डेटा दिखा रहा है, कचरा है ये। क्यों? क्योंकि हमने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब रखे ही नहीं है, हम सिर्फ ऑटो रिग्रेसिव और उसका एम का ऑर्डर ले रहे हैं, तो जो हमें रिजल्ट देगा कोई वैल्यू होगी उसकी? नहीं होगी वैल्यू उसकी। तो जो मेरा मेन पॉइंट था कि फ़र्क क्यों आ रहा है एआईसी में और इसकी एआईसी और इसमें फ़र्क इसलिए आ रहा है कि दोनों, इवन दो डिफरेंस मैंने करे हुए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसिंग का जो ऑप्शन है ना, वो अलग है। इस पे जो मैंने करा है वो डी लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जबकि इसमें जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है सिंपल डी की करी है। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या, समझो x1 और x2 हो, x2 को मैंने माइनस करा x1 के साथ, और फिर उसका लॉग ले लिया, और फिर वो आंसर पुट कर दिया या सीरीज़ बना दी। इसमें क्या करा है, इसमें सिर्फ x2 को माइनस x1 करा है, कोई लॉग वॉग नहीं लिया, डायरेक्ट आंसर पुट कर दिया। इसको माइनस करने के बाद लॉग लिया है, इसको माइनस करने के बाद डायरेक्ट पुट कर दिया, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क है। अगर इसमें भी आप सिर्फ डी लॉग नहीं लेते, D1 ही करते, तो आंसर वही आता जो आप लॉजिकली भी सोचे, तो आपको बात समझ में आएगी। सही है। इस तरीके से आप चारों का, आर्मा का बनाइएगा चारों का, जिसका आई सबसे छोटा वो लिख दिएगा। इसी तरीके से आप अरीमा का बनाइएगा चारों का, जिसकी आई सबसे छोटी है लिख दिएगा और बोल दिएगा कि ये मॉडल सबसे सूटेबल है। आई थिंक 4 मॉडल्स को हमें बनाना और एस्टिमेट करना हमारे लिए काफ़ी होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तरीका सबसे प्योर, मतलब इंडस्ट्री वाइज के स्टैंडर्ड के लिहाज से मेरी नॉलेज के मुताबिक सही नहीं है। आई थिंक जो करेक्ट तरीका है वो कोरेलोग्राम का इस्तेमाल है, लेकिन आई थिंक अभी की बेसिस के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। इसी तरीके से ये वाली लैब्स भी हमारी फिनिश होती हैं इस कोर्स की।